श्रोताओं, खेल जगत के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ चल रही है, जिसके 2 मैच हो चुके हैं। पहले मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरा मैच भारत ने बड़े अंतर से जीता। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और बेहतरीन खेल विश्लेषक, आपके पसंदीदा शोएब कमाल जी। शोएब जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शोएब जी, दोनों टीमों को देखकर क्या लगता है कि किस टीम के पास एडवांटेज है और कौन सी टीम के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त है? श्रोताओं को पहले शोएब कमाल का नमस्कार। आज हमें बहुत खुशी है कि हम आसिफ साहब के साथ मौजूदा सीरीज़ चल रही जो टेस्ट सीरीज़ इंडिया और इंग्लैंड के बीच, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जहां तक जैसा आपने मुझसे सवाल किया कि किस टीम को एडवांटेज है, तो अभी तक जो दोनों मैच हुए हैं, भले ही भारत ने पहला टेस्ट मैच गंवा दिया, लेकिन अगर आप पूरे 5 दिन का खेल देखिए तो पलड़ा भारतीय टीम का ही भारी रहा। एक ऐसा फैसला जो शायद कोच और कप्तान ने कुछ ज्यादा बहादुरी भरा फैसला लिया, और इंग्लैंड को जो 381 रनों का टारगेट दिया वो थोड़ा सा कम था। तो अगर दोनों टेस्ट मैच को देखा जाए तो दूसरे टेस्ट में तो भारत ने 5 दिन इंग्लैंड को कहीं अपने समकक्ष खड़ा ही नहीं होने दिया। तो पलड़ा तो भारतीय टीम का ही भारी है जी। दोनों कप्तानों का अगर अब तक का विश्लेषण करें तो किस कप्तान ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है और क्यों? देखिए, जहां तक बेन स्टोक्स की बात है, बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं, 100 टेस्ट मैच से ज्यादा वो खुद खेल चुके हैं जी। और शुभमन गिल की बात करें तो अभी ये युवा हैं। अगर देखा जाए तो उनके सामने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम में मौजूद थे, लेकिन शायद उन पर वरीयता देकर के इनको टीम की कमान दी गई है। और शुभमन गिल ने दोनों टेस्ट मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी किया है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने कहीं ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि वो दबाव में हैं। 4 पारियों में एक ही इनिंग ऐसी रही है जिसमें वो 8 रनों पर आउट हो गए हैं जी। और जो 300 हैं वो बड़े 100 हैं। 100 110 नहीं बल्कि 147, 161 और 269 बड़े स्कोर किए हैं। और उन्होंने जो भी उनके पास मटेरियल था, जो भी उनके पास गेंदबाज थे, उनका सही इस्तेमाल किया और दोबारा फिर से टीम मैच में वापस आई। जब ये सीरीज शुरू होने वाली थी, सबकी निगाहें ऋषभ पंत के ऊपर थी। आईपीएल के बुरे फॉर्म के बाद टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन 2 टेस्ट मैचों के बाद ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि उनको उपकप्तान क्यों बनाया गया है। देखिए, ऋषभ पंत एक बहुत ही बहादुर खिलाड़ी हैं। जिस तरह की परिस्थितियों से लड़ करके वो दोबारा भारतीय टीम में वापस आए हैं, वो एक दुनिया के आम आदमी के लिए भी मिसाल है। जैसा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और जो स्थिति उनकी थी, उसके बाद तो ऐसा लगता ही नहीं था कि दोबारा वो क्रिकेट के मैदान में खड़े हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने वापसी किया और वापसी भी ऐसी किया कि वो वाकई यादगार है। जहां तक आईपीएल की बात है तो देखिए, एक छोटा फॉर्मेट है, कोई किसी भी बैट्समैन के पास सेट होने का कोई टाइम नहीं होता है और पहुंचते ही उसे स्ट्रोक खेलना है। ठीक है, आईपीएल के कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा नहीं किया था, लेकिन शायद उसके बाद मैनेजमेंट ने उनके ऊपर ज्यादा दबाव बनाया, जिसका उनके खेल के ऊपर असर हुआ और वो पूरे आईपीएल के दौरान सिर्फ एक ही शतक मार सके थे जी। उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा बड़ी पारी नहीं खेला था। लेकिन चयनकर्ता और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हमारा जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो उनकी क्षमताओं से वाकिफ है। उन्होंने दोबारा उनको उप कप्तान बनाया। उप कप्तान बनाने का मतलब ही है कि उनकी टीम में जगह सुरक्षित किया और उनके ऊपर भरोसा किया, जो उन्होंने दोनों टेस्ट मैच में पूरा किया। अगर हम पहले टेस्ट मैच को देखें, वहां भी टीम इंडिया की बैटिंग काफी अच्छी रही थी। टीम ने इंग्लैंड पर दबाव बना के रखा हुआ था, लेकिन ये मैच हम कब हारे और किस पॉइंट पर हारे? देखिए, अगर आप पहले टेस्ट मैच की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से 5 शतक लगे। बिल्कुल, ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जिस टीम ने एक टेस्ट मैच में 5 शतक लगाए हों और अंत में निर्णय जो आया हो वो उसके पक्ष में नहीं गया हो। जो पहला टेस्ट मैच इंडिया हारी थी, उसमें भी पूरे अगर जो भी सेशन आप देखिए तो ज्यादा दबाव भारत ने ही बना रखा था इंग्लैंड पर। लेकिन एक कुछ ज्यादा ही, जिसे मैं कहूं साहसिक फैसला बोलूं, कि उन्होंने थोड़ा सा समय ज्यादा दिया इंग्लैंड को 381 रन बनाने के लिए, जिसका नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड ने वो टेस्ट मैच जीत लिया। जबकि कप्तान और कोच को विकेट का पूरा आइडिया होना चाहिए कि 4 दिन की क्रिकेट में अगर 5 शतक भारत की तरफ से लग चुके हैं,
इसका मतलब विकेट बहुत आसान है जी। और एक दिन में 350 और 400 रन बनना बहुत बड़ी बात नहीं थी और इंग्लैंड ने वो कर दिखाया। क्या ये तो कहना सही होगा कि पहला मैच हम अपनी बॉलिंग की वजह से हारे, बॉलिंग कुछ कमज़ोर रही? देखिए, बॉलिंग कमजोर तो नहीं कही जा सकती। बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी पहले टेस्ट मैच में किया था और जो मैंने आपको बताया कि विकेट, टेस्ट मैच में विकेट का बहुत बड़ा रोल होता है। उस विकेट पर 5 शतक भारत की तरफ से लग चुके थे और 3 शतक इंग्लैंड की तरफ से ऑलरेडी लग चुके थे जी। यह देखते हुए भारतीय कप्तान और कोच को ये समझ लेना चाहिए था कि विकेट में गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें टारगेट थोड़ा और बड़ा देना चाहिए था और समय थोड़ा कम देना चाहिए था। जी। थोड़ा अगर सेफर साइड चलते तो शायद पहला टेस्ट मैच हम गंवाते नहीं। एजबेस्टन के मैदान पर हमने काफ़ी सालों के बाद इंग्लैंड को हराया है। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। इस मैच में हमारी बॉलिंग शानदार रही और जो एक टैलेंटेड फास्ट बॉलर हमें मिला है आकाशदीप, वो सच में काबिले तारीफ है। बॉलिंग लाइनअप में आपको सुधार की क्या संभावना दिखती है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं अभी तक? देखिए, आज की डेट में जो एक भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी बात है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। ना गेंदबाजों की कमी है देश में, ना ही बल्लेबाजों की और ना ही स्पिनर्स की। तो जिस किसी को भी मौका मिल रहा है, कोशिश यही करता है कि दोनों हाथों से उसको वो भुना ले। और शायद प्रसिद्ध कृष्णा ने भी पहले टेस्ट मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी किया था, लेकिन विकेट ही इतना आसान था जिस पर वो इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। हाँ, दूसरे टेस्ट मैच में सिराज और आकाशदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी का उदाहरण पेश किया। जो सबसे बड़ी बात थी, मैं आपको एक तकनीकी रूप से बताऊं कि आकाशदीप ने गेंद को सीम पर डाला, स्विंग पर ज्यादा ध्यान दिया और प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉल को कट कराने की कोशिश किया और तेजी लाने की कोशिश किया। तो जो इंग्लैंड के माहौल में गेंदबाजी की जरूरत होती है, वो आकाशदीप ने उस माहौल का अच्छा फायदा उठाया, मौसम का अच्छा फायदा उठाया, उसका फायदा उन्हें मिला। शोएब जी, 2 मैच हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान पर होना है। हालांकि ये सीरीज अभी तक पूरी तरह से खुली हुई है, लेकिन ये सीरीज आपको अभी किधर जाती हुई दिख रही है? देखिए, लॉर्ड्स पर भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है पिछले कुछ वर्षों में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत वहाँ पर तो ज़्यादा टेस्ट मैच हारा है, लेकिन लास्ट जो 3 टेस्ट मैच उसने खेले हैं वो उसमें से उन्हें जीत ही मिली है। और जहाँ तक सीरीज़ की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सीरीज़ अभी पूरी तरह से ओपन है। बिल्कुल, 3 टेस्ट मैच दोनों टीमों के सामने है, एक एक का रिजल्ट आ चुका है, दोनों के पक्ष में एक एक गया है। अगर आप पूरी तरह से देखिए तो अभी जो दोनों टेस्ट मैच हुए हैं उनमें पलड़ा तो भारतीय टीम का ही भारी रहा है जी। बस थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हमारी टीम के साथ ये रहा है कि जो हमारा हमेशा से मजबूत पक्ष रहा है, जिसका इतिहास गवाह है कि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी हमेशा से बहुत अच्छी रही है, वो अभी इन दोनों टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिली है जी। अगर थोड़ा एक बदलाव भारतीय टीम और करे अपनी गेंदबाजी में और कुलदीप यादव को जगह दे, तो मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म चाइना मैन को पढ़ पाना और खेल पाना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। कुलदीप आपको किस बॉलर की जगह पे सही दिखते हैं? देखिए, जो टीम का बैलेंस बनाया गया है उसमें 3 तो शुद्ध रूप से तेज गेंदबाज थे, पिछले टेस्ट मैच में भी और पहले टेस्ट मैच में भी। आकाशदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, 3 बॉलर दूसरे टेस्ट मैच में भी थे। और स्पिन गेंदबाजी की जो जिम्मेदारी थी रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर थी। तो मुझे लगता है चौथे गेंदबाज के रूप में जो तेज गेंदबाज इन्होंने पहले टेस्ट मैच में खिलाया था वो शार्दुल ठाकुर को खिलाया था जी, और दूसरे टेस्ट मैच में खिलाया वो नीतीश रेड्डी को खिलाया। तो शायद अगर चौथे गेंदबाज की वहां पर तेज गेंदबाज की कोई जरूरत नहीं है, अगर उनकी जगह एक स्पिनर को डाला जाएगा तो टीम का संतुलन ज्यादा बेहतर है। शुभमान गिल जो टीम इंडिया के कैप्टन हैं, उनकी बैटिंग देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि कैप्टनसी का प्रेशर उनके ऊपर है। अगर ये खिलाड़ी ऐसे ही खेलता रहा तो क्या पता कि सीरीज खत्म होते होते 13 शतक भी लगा दें। बिल्कुल आपका सवाल सही है। शुभमन गिल की अगर 4 पारियों को देखिए तो एक पारी में सिर्फ वो जल्दी आउट हुए हैं जी। और जो 3 100 हैं वो बड़े 100 हैं। बड़े 100 का मतलब ये होता है कि 100 और 110 नहीं, 120 नहीं जी। 147, 161 और 269 बड़े 100 हैं और 4 इनिंग में उन्होंने 685 रन बना लिए हैं। अगर एक भी बड़ा शतक और आ गया तो मुझे लगता है कि वो सीरीज़ ख़त्म होते होते 1000 से ज़्यादा रन उनके एक ही सीरीज़ में हो जाएंगे और शायद वो एक ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं
जो आज तक इतिहास में कभी नहीं बना, एक सीरीज में 1000 से ज़्यादा एक कप्तान के रूप में रन बनाने। शोएब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी बेहतरीन बातें बताई, इतना अच्छा खेल का विश्लेषण किया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आसिफ साहब। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शोएब कमाल जी को। अब समय है साप्ताहिक खेल समाचारों का, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी रमनप्रीत सिंह। आइए सुनते हैं इस हफ्ते के खेल समाचार। श्रीलंका ने बांग्लादेश को तीसरा वनडे 99 रन से हरा दिया और इसी के साथ होम टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। तीसरे वनडे में विकेटकीपर कुशल मेंडिस ने सेंचुरी लगाई, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और इससे पहले श्रीलंका 1-0 से टेस्ट सीरीज भी जीत चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम में एजबेस्टन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 336 रनों से जीता। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर टेस्ट जीतकर भारतीय टीम ने इस मैदान पर 58 साल का सूखा खत्म किया। विदेशी जमीन पर यह भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। पहली पारी में भारत ने 587 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड ने 407 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत ने 6 विकेट पर 427 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन ही बना सकी। कप्तान शुभमन गिल ने 269 और 161 रनों के साथ कुल 430 रन बनाए। पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए, वहीं आकाशदीप ने दूसरी पारी में 6 विकेट सहित कुल 10 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड की तरफ से जेमी स्मिथ ने पहली पारी में नाबाद 184 और दूसरी पारी में 88 रन बनाए। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर पर हो गई है और अगला मैच 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मार्टिना नावरातिलोवा और रोजर फेडरर के बाद 100 जीतों तक पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। सर्बिया के खिलाड़ी जोकोविच ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अपने हमवतन मियोमिर केकमानोविच को 6-3, 6-0 और 6-4 से हराकर जीत दर्ज की। जोकोविच इस समय अपना 20वां विंबलडन टूर्नामेंट खेल रहे हैं। 9 बार की विंबलडन एकल चैंपियन रही नावरातिलोवा ने 120वीं जीत दर्ज की, वहीं 8 बार के चैंपियन फेडरर ने 105वीं जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान वियान मुल्डर ने क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया। जब वियान मुल्डर 367 रनों के निजी स्कोर पर थे और उनके पास 400 रन बनाकर ब्रायन लारा का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ने का अच्छा मौका था, तभी मुल्डर ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को घोषित करके सबको हैरान कर दिया। क्रिकेट प्रशंसकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब में मुल्डर ने कहा, लारा इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने के हकदार हैं। मुल्डर ने 297 गेंदों पर 13 शतक पूरा किया। 367 रनों की पारी में मुल्डर ने 49 चौके और 4 छक्के लगाए। इसी के साथ इस हफ्ते के खेल समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं और आज का खेल जगत कार्यक्रम भी यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।